कई देशों में जो करप्ट लोग होते हैं उन्हें बड़ी कड़ी सजा दी जाती है, फांसी तक चढ़ा जाता है। क्या भारत में भी कभी ऐसी सजा होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। जिन बच्चों ने पेपर खरीदा, मेरा तो ये भी मानना है कि उनको भी सजा दो। ऐसे जवान सीपीओ के एग्जाम में सेलेक्ट होकर बॉर्डर पे काम करेंगे तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? मान लो अगर मोदी जी आपको सुन रहे, क्या उनको बताना चाहोगे? आप पहले तो शिक्षा की जिम्मेदारी सही हाथों में दीजिए। ये तो आपके नेतृत्व पे सवाल उठता है कि आपने कैसे लोगों को बिठा दिया। मुझे तो बिहार के लिए चिंता होती है, राजस्थान के लिए चिंता हो रही है। एमपी में आपने देखा व्यापक घोटाला कितना बड़ा था, आज लोगों को मार दिया गया। बहुत डर लगता है साहब। लेकिन हम लोग भगत सिंह से सीखते हैं, महात्मा गांधी से सीखते हैं। हम लोगों को ऐसा कुछ डर नहीं है। कई देशों में जो करप्ट लोग होते हैं उन्हें बड़ी कड़ी सजा दी जाती है, फांसी तक पे चढ़ा जाता है। वही क्या भारत में भी जो पेपर लीक करते हैं, जो देश के भविष्य को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं साल दर साल, उनको लेकर भी ऐसी सजा होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। अगर आप सच में विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आपको चाइना से सीखना पड़ेगा जो उस राह पे है। आपको सिंगापुर से सीखना पड़ेगा। ये देश भी आज से 20, 30, 40 साल पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। इन्होंने बहुत कड़े फैसले लिए। इन्होंने इतने कड़े फैसले लिए कि अगर आपने रोड पे कुछ खा के थूक दिया है तो वो उठाना भी पड़ेगा, 2 दिन और काम करना पड़ेगा, तब ये देश वो सिस्टम, वो इकोसिस्टम क्रिएट कर पाए। हमारा इकोसिस्टम नेगेटिवली क्रिएट हो रहा है। एक साल 6 पेपर लीक, अगले साल 12 पेपर लीक। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम तरक्की कर रहे हैं पेपर लीक मामले में। पहले 1 करोड़ बच्चा इफेक्ट होता था, फिर 2 करोड़ हो रहा है। सोचिए, गेट के पेपर पे बात आ गई, नीट के पेपर पे बात आ गई। वो दिन दूर थोड़ी है जब आईआईटी का पेपर लीक होगा। वो दिन दूर नहीं, अब यूपीएससी का पेपर लीक होगा। सब कुछ लीक हो जाएगा। क्या होगा तब? तो क्या अंतर है पेपर लीक करने वालों में और देश के गद्दारों में? वही मैं कह रहा हूं, इसको तो एक ही है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है साहब। ऐसे जवान सीपीओ के एग्जाम में सेलेक्ट होकर बॉर्डर पे काम करेंगे तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? कि एसएससी के सीपीओ के एग्जाम में गड़बड़ झाला हो गया। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि सीबीटी एग्जाम में नकल नहीं होती। तो मैं बता दूं, सीबीटी में पर्सनलाइज्ड नकल होती है। ऑफलाइन ओयो है, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन सीबीटी ताज रिसोर्ट, जहां पे आप पहुंचे, वेलकम शुभांकर, रूम में एक पर्चा लिखा हुआ है। सीबीटी में नकल होती है, उसमें तो सीधा है 60 लाख रुपए में आपको होगी तो आपको होगी और किसी को नहीं पता चलेगा। आप वहां बैठे हैं, इधर आपका सिस्टम खुला हुआ है, 4 लोग बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये हो रहा है सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। वहां पता भी नहीं चलता। सरकार चाहे तो पता कर सकती है। ये कहते हैं कि हमने डिजिटली बहुत तरक्की की है। जब इन्होंने डिजिटली इतनी तरक्की की है तो जब ये लिस्ट जो आप मुझे दिखा रहे थे कि सीकर में 2024 में लाइन से इतने बच्चे सेलेक्ट है, तो इनके सिस्टम ने क्यों नहीं पकड़ा? आज आपको पता होगा इनकम टैक्स में ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जो अपने आप पकड़ लेता है कि किसको नोटिस भेजना है और किसको नहीं। लेकिन इनके एजुकेशन सिस्टम में यह नहीं आया है अभी तक कि जो इतने बच्चे लगातार सेलेक्ट हुए इनको संदेह की श्रेणी में रखा जाए और इनको विदहेल्ड किया जाए और फिर से इनका पेपर हो। बिकॉज ऑफ इंटेंशन मनसा नहीं है। ये वैल्यू नहीं समझते शिक्षा की यार। जब शिक्षा मंत्री राजस्थान का, इन्हीं की पार्टी का, ये कह सकता है कि नीट पेपर लीक इज नॉट ए बिग डील। मैंने आज मौर्य जी को ये कहते कहते रुक गए कि इतने बड़े देश में ऐसी बातें, फिर बोले होना गलत है। वरना कहने वाले थे इतनी बड़ी बात बड़े देश में इतनी छोटी बातें मतलब होती रहती है। ये वही था क्या जो इंटरमीडिएट वाला एक लड़की सा रील वायरल हुआ था जिसमें उसने कुछ इंग्लिश में इनसे पूछ लिया 10th का एग्जाम, इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं आप, 10th और 12th कुछ ऐसे पूछा था। उसने कहा इसका मतलब भी यही होता है। तो मतलब ये बहुत दुख की बात है कि हम शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जो 2 चीजें बेसिक हैं। तो आप ही मुझे बताइए शुभांकर कि क्या सच में जो ये डिजिटल इंडिया वाली बात या विकसित भारत वाली बात कही जा रही है, क्या हम सच में उस राह पे हैं? क्या इन कर्मों से विकसित भारत बन रहा है? मुझे लग रहा है विकसित भारत का मतलब इतना तो नहीं है कि 21 की बजाय 28 राज्यों में सरकार आ जाएगी, शायद विकसित भारत हो जाएगा। मतलब मेरा ये मानना है कि आप दलाल मत पैदा करो यार। कम से कम आदमी इलाज करवाने जाए, हर जगह दलाल, हर जगह दलाल, टीचर दलाल पैदा हो रहे हैं। अब देखिए वहां पर शिक्षक, क्या नाम है, बच्चों को आपने सब दलाल बना दिया। उसके बाद पुलिस से दलाल पैदा हो गए। नेता तो दलाल थे ही। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए दलाल है साहब, दलाल है। लाइसेंस बनवाना है आपको, दलाल है, तो दलाल है। हर जगह दलाल, हर जगह ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, और कुछ गड़बड़ होगी तो दलाल पकड़ा जाएगा। वो जिससे कनेक्ट है वो नहीं, उसका नाम नहीं। मतलब आज के इस टाइम मुझे लगता है कि इस देश में अगर पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस आप नीट भी क्वालिफाई कर सकते हो, बिना पैसा दिए ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। बिल्कुल, घर पे आ जाएगा। तो इतना कैपिटलिज्म कहते हैं ना कि एट पीक पैसे में सब कुछ बिक रहा है।
एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। जमीन, ईमान, सब कुछ बिक जा रहा है। अथॉरिटी में जाओ बिना पैसा दिए काम नहीं होगा, कॉलेज में जाओ बिना पैसा दिए काम नहीं और होगा। मोदी जी ने कहा था कि कट कमीशन करप्शन से मुक्त बनाना है भारत। पता नहीं वो कैसे नहीं देख पा रहे, जबकि खूब एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे। बट उनको शायद ये नहीं दिख रहा है, या उनको दिखाया नहीं जा रहा है, या वहां तक बात पहुंच नहीं तो रही। इसमें मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि मैं उनको मिलूं और बताऊं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की बड़ी बुरी हालत है साहब, थोड़ा रहम खाइए बच्चों पे। और ये बच्चे नहीं, कहने के लिए तो बच्चे इसमें क्या हैं। बेहतर? यही तो भारत का भविष्य चलो है। मान लो अगर मोदी जी आपको सुन रहे हो, तो इसमें क्या उनको बताना चाहोगे, क्या बेहतर करें कि हमारे भारत में शिक्षा प्रणाली जो है बेहतर हो जाए? यार आप पहले तो शिक्षा की जिम्मेदारी सही हाथों में दीजिए। आपने ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया है जो शिक्षा पे बोलने से कतराते हैं, और वो बोलते हैं तो कहते हैं हिंदी में बात करो, वो बोलते हैं तो कहते हैं कि नीट एग्जाम इतनी बड़ी बात नहीं है, या वो बिना बोले चुपचाप से गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। तो आपने अगर किसी को जिम्मेदारी दी है तो पहले वो जवाबदेही तो तय हो। ये तो आपके नेतृत्व पे सवाल उठता है कि आपने कैसे लोगों को बिठा दिया। राइट पर्सन को राइट डिपार्टमेंट दे, मिलना चाहिए, बिल्कुल खिलाड़ी हो तो खेल मंत्रालय ले, शिक्षक से जुड़ा हो तो शिक्षा मंत्रालय ले। सही बात है। आज के लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशेंट खत्म हो गया है। आप बिहार में ही देख लीजिए, नीतीश कुमार को जो है सीएम पद से हटाया क्योंकि वो ठीक नहीं थे, लेकिन इस कॉस्ट पे कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके बेटे को दे दिया जाएगा साहब। और वो फिर मैसेज करेंगे, थैंक यू अमित अंकल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल क्रिएट द इतिहास। कैसे कैसे लोगों को आप जिम्मेदारियां दे रहे हैं। मुझे तो बिहार के लिए चिंता होती है, राजस्थान के लिए चिंता हो रही है। एमपी में आपने देखा व्यापम घोटाला कितना बड़ा था, आज तक कितने बड़े बड़े लोग उसमें पकड़े में गए, तो पत्रकारों को मार दिया गया, लोगों को मार दिया गया। तो ये देश, मेरे पिछले चैनल का पत्रकार था, उसको मार दिया गया था। बताइए, कितने सारे लोग मर गए और सब चुपचाप मरे हैं। पता भी नहीं चला, हवा भी नहीं लगी। बहुत डर लगता है साहब। लेकिन हम लोग भगत सिंह से सीखते हैं, महात्मा गांधी से सीखते हैं। हम लोगों को ऐसा कुछ डर नहीं है। हम जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं, लेकिन देश के लिए मरेंगे। हम हैं सच्चे देशभक्त, हमें चिंता है देश की। आज ये छोटी बात लगती है कि ये 22 लाख लोग, लेकिन आपने इन 22 लाख लोगों के मन में, कितने के लोगों के मन में तो आपने डाल दिया कि मर जाना बेहतर है। कितने लोगों के मन में आपने डाल दिया कि अब तो मैं अगले साल पेपर लीक करके ही सिलेक्ट होऊंगा। कितने सारे लोगों के मन में आपने डाल दिया कि मैं कुछ अच्छा करते ही इस देश को छोड़ जाऊंगा। कितने लोगों के मन में आपने डाल दिया कि मैं भी अब क्राइम का रास्ता चुनूंगा। छोड़ ही रहे हैं लोग। मतलब मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं कुछ जो ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल्ड हुए, बिल्कुल, और फिर उनका ये था कि यार अब इंडिया नहीं आना है, तुम्हारे यहाँ पे दवाइयाँ सब खराब वाली मिलती हैं, बताइए, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है, सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, नौकरी कोई पता नहीं है, कब किसको निकाल दिया जाएगा। हाँ। नकलीपन का दौर मतलब उस टाइम मुझे बुरा लग रहा था, पेपर असली बिक रहा। मैं स्टैंड ले रहा था, बट उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और मेरे कजिन है, उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन कराने ले गया वो। तो उन्होंने कहा कि जो उनके साथ कपल आए थे पेरेंट्स, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारी 4-5 पीढ़ी पड़ चुकी है। तो ही सेट कि यार मैं गोंडा से आया, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि हमारी जनरेशन में कोई 5 पीढ़ी एक स्कूल में पड़ जाए। सही बात, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ही नहीं है हमारे यहाँ। हम जैसे थोड़ा पैसा, क्योंकि आपके यहाँ पैसे के हिसाब से स्टैंडर्ड है, बिल्कुल। उनके यहाँ उन्होंने बताया कि उनके यहाँ रीजनल डिवाइड है कि अगर आप यहाँ रहते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम तो इसी इलाके में आपको स्कूल लेना होगा। स्कूल जापान में भी यही है। हाँ, ये नहीं कि आप कहीं भी जाके ले लें, कहीं भी जाके ले लेंगे। यहाँ तो पैसा चलता है साहब। इनफैक्ट मैं इंग्लैंड गया था लास्ट ईयर, तो मैं कैब ड्राइवर से पूछने लगा, आंध्र प्रदेश के ड्राइवर थे वो, तो कहते मैं इंडिया बहुत मिस करता हूँ। तो मैं जानता था ऑब्वियसली लगाव होता है, भीड़ भाड़ ये वो। तो मैंने कहा इंग्लैंड में अच्छा क्या लगा जो आपको लगता है कि यार इसलिए मैं यहाँ रुक गया? उन्होंने कहा सर हेल्थ और एजुकेशन बड़ा ईजी है। जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ 4-5 किलोमीटर में जो स्कूल है, मेरे बच्चे का एडमिशन वहां आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल, कितना बड़ा भी स्कूल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। मेरे बच्चे का हो जाएगा। मेरे भैया ने कहा कि जब मैं, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाले का, जब मैं बॉम्बे में था तो मुझे नेताओं के चक्कर काटने पड़े थे, किससे मैं लेटर हेड पे लिखवाऊं कि स्कूल में एडमिशन हो जाए मेरा। अभी भी यही हालत है। नोएडा में आप देख लीजिए, यही हालत है। स्कूल क्या कुछ नहीं कर रहे, कोर्स के साथ किताबें, बस्ता, बैग, बोतल, जितना कुछ बेच सकते हैं वो सब कुछ बेच रहे हैं। एक बच्चे से जितना निकाला जा सकता है। यहाँ आदमी तो भागी इसलिए रहा है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, इतना सब कुछ महंगा हो गया है। प्राइवेट में। और वो इंग्लैंड तो सरकारी स्कूलों की भारत में हालत देखिए साहब, एक शिक्षक एक स्कूल में, और वो गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। और वो इंग्लैंड वाला मुझसे कहता है कि हमारे यहाँ 95% लोग जो है, 90% वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में आते हैं। प्राइवेट स्कूल हमारे यहाँ बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। आप कितने पैसे वाले होंगे, बिल्कुल, आप प्राइवेट कम प्रेफर करते हैं। सेम हॉस्पिटल का है कि आप गवर्नमेंट जाते हैं, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत है। उन्होंने कहा सिर्फ हम ये मिस करते हैं कि हमारे इंडिया में लोग त्योहार ज्यादा अच्छा मनाते हैं, जश्न अच्छा मनाते हैं, बट लाइफ स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम,
इंग्लैंड जो आज तरक्की के अब उस पर नहीं, तो थोड़ा ढलान पे भी चल रहा है, उसके बावजूद ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो मेरे को लगा शुभांकर, यार हमारे व्यूअर्स तो- भी इस चीज से कनेक्ट करेंगे। आप भी बताना कि क्या 10th और 12th, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूं, आपसे थोड़ा पहला टाइम याद कर लीजिए, ये तक पता होता था कि बुआ की बेटी इस बार 10th में। हाँ, वैल्यू थी 10th की, एजुकेशन की वैल्यू थी। True. आज नहीं है, मतलब अच्छा 10th किया होगा, ठीक है। एजुकेशन का स्तर ये गिर गया है। हम नहीं देख रहे कौन 10th में कितने परसेंट ला रहा है, कौन 12th में कितने परसेंट ला रहा है। एजुकेशन डिसाइड करती थी कि बच्चा कहां जाएगा, कितना आगे जाएगा। 10th का जलवा था। जलवा था। आज आपने उस एजुकेशन के स्तर को इतना खराब कर दिया कि अब कोई 10th को नहीं पूछा। अरे इनफैक्ट हम खुश होते हैं ये बोलते हुए भारत में, अरे यार डिग्री कौन पूछ रहा है। ये हमारे लिए लानत है, हमारे देश की सरकारों के लिए लानत है कि भारत सरकार द्वारा दी गई डिग्री को कोई नहीं पूछ रहा। क्या महत्व है? क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन को अपडेट नहीं किया। हाँ, मतलब कुछ फील्ड में चल सकता है, क्रिएटिव फील्ड में अगर आप क्रिकेटर बन रहे हैं, सिंगर बन रहे हैं, जी। एक्सेप्शनल हो सकते हैं आप, एक्सेप्शनल हो सकते हैं। बट जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल वाले ज्यादातर जॉब से, वहां पर स्किल बेस्ड जॉब है, Skill वहां based पर तो एक क्राइटेरिया था। यार हमारे देश के इंजीनियर्स हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं जहां जा रहे हैं। हाँ। चाहे वो आप हो, हम हैं, सिवाय इंजीनियरिंग के। इंजीनियरिंग में नहीं कर पा रहे वो, कुछ उनको नहीं सिखाए गए वो स्किल। तो ये स्किल सिखाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अब ये लेके आए नया कि स्किल इंडिया देंगे, उसमें घोटाला हो जाता है। और ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि अगर ये इंजीनियर्स दूसरे फील्ड में अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल था ही। पोटेंशियल तो था, बस इनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो सही कितने opportunity लोगों को देखेंगे मैकेनिकल वाले बेचारे टीसीएस में नौकरी कर रहे हैं, सारे लग गए। सारे। वही इस देश में जितनी कॉलेज हैं जहां कैंपस प्लेसमेंट होता है, हम जैसे लोगों ने क्यों छोड़ा बीटेक के बाद? जब आप 4 साल बीटेक करते हो तो आप मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, इलेक्ट्रिक में हो, कहीं पर भी हो, जब प्लेसमेंट होती है तो कंपनी आती है आईटी वाली, सीएस वाली, बिल्कुल। वो आपको बेसिक टेस्ट लेती हैं, इधर उधर वही एसएससी की तैयारी वाले टेस्ट लेती हैं वो आपको, एकदम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। कुछ चीजें आप रट के आते हो, बाकी वो कह देते हैं कि हम आपको सिखा देंगे। साहब जब सीखना था तो फिर ये 4 साल और ये 4 साल का खर्चा क्यों ही भुगतना था? आप 12वीं के बाद सिखा देते हमें। मेरे मैकेनिकल में फर्स्ट सेमेस्टर में सीएस थी, उसके बाद खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी। तो जब प्लेसमेंट हमारी हुई तो हम फर्स्ट सेमेस्टर की किताब पे गए, हमने रटी, और जो सवाल पूछे गए थे, प्रोग्रामिंग रटे हमने, 4-5 रटे थे, सही से क्लिक कर गया, बताया, जॉब लग गई। जॉब लग गई। वही मैं कह रहा हूं। मैंने कहा यार अगर ये स्टैंडर्ड है कि वहां जाके भी जीरो सीखना है तो इससे अच्छा बाहर निकल के जो तमीज से काम आता है, क्योंकि तो वो करते हैं। और ये भी शुभांकर भाई अभी दौर चल रहा है कि आप जर्नलिज्म में बहुत अच्छा कर गए, हमें यूट्यूब मिला 2016 में, हम वहां अच्छा कर गए, बट आगे ये वाली अपॉर्चुनिटी, ये एक वो दौर था, महापरिवर्तन का दौर कह सकते हैं। तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटियां मिल गई और हम कर गए, बट आगे आने वाली जनरेशन का क्या होगा? आज तो यूट्यूब पकड़ने में भी बच्चे को डर लगेगा। आज से मेरा मतलब 2 साल 3 साल बाद कि यार अब वहां भी इतना कंपटीशन है तो मैं क्या करूं? और हम इन चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते। हाँ, मतलब मैं ये नहीं सोच सकता यार कि आई विल बी शुभांकर, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये एक्सेप्शनल था, शुभांकर को भी नहीं पता था कि शुभांकर बनेंगे, मानते हैं? तो ये चीज एक्सेप्शन क्या नहीं है साहब, डॉक्टर इजीली बना जा सकता है। 1 साल में भारत सरकार 5 लाख डॉक्टर तैयार कर सकती है। दूसरे देशों में भी जरूरत है, यहां भी जरूरत है। फिर हम रो रहे हैं कि हमारे वित्तीय कोष में पैसा नहीं है। क्या किया है हमने? कितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हमने बना दी। एक माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, एनवीडिया ग्राफिक्स ले लीजिए, हमारे देश के तो जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये खुद सरकार की नीतियों पे पल रहे हैं। आप सरकार बदलने दीजिए, अडानी साहब देखिए कहां होंगे। तो हमारे यहां क्या हो गया है कि सब कुछ करप्शन की भेंट चढ़ गया है। यहां बिजनेसमैन वो फल फूल रहा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सरकार से। आपको मालूम है इस वक्त ये दुख की बात है कि जेपी साहब का लड़का जेल में है इस वक्त। जेपी इंफ्राटेक कितना बड़ा नाम था, आज अडानी ने पूरा एक्वायर कर लिया, क्योंकि मायावती सरकार में उन्होंने बहुत फला फूल। अच्छा, हर सरकार दूसरी सरकारें आई, हर सरकार का यही है कि मतलब हर सरकार के वो 10-5 बिजनेसमैन है, 10 बात। तो वही ये लोग नहीं कह पा रहे यार, अडानी को मैं बिजनेसमैन मानूं? कैसे मान लूं मैं यार? जो आदमी सरसों किसानों से खरीद के डब्बे में भर के फॉर्चून की और हम लोगों को तेल बेचता रहा महंगा, वो बिजनेसमैन है साहब। सीखना था, एलन मार्क्स से सीखते। 2020 में कहा था। अब अगर भारत को आगे बढ़ना है, भारत को चाइना को ओवरटेक करना है, तो ये एलन मस्क वाली सोच लेके आनी पड़ेगी। लोगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। भारत में एक से एक बड़ा टैलेंट है, कोई भी कुछ कर सकता है।